हाय एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि क्लास 10th की साइंस की बुक का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। ओके। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, बुक के चैप्टर का जो टाइटल है उसी से पता चल रहा है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। राइट। देखिए, लाइफ प्रोसेसेस वो सारी प्रोसेसेस होती हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव होता है एंड हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपने फंक्शंस क्या करते हैं, डेली कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रीदिंग की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सारी लाइफ प्रोसेसेस है। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? आपसे पूछा जाएगा कि एक लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग में यू हैव टू डिफरेंशिएट। तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट इफ वी सी अ डॉग रनिंग, या फिर काउ जो कि एक कट को च्यू कर रही है, या फिर एक मैन जो कि बहुत लाउडली शाउट कर रहा है स्ट्रीट पे। वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। सो वट अगर एक डॉग या फिर एक काउ या फिर मैन वर asleep, सो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट? कैसे हमें पता चलेगा कि ये अलाइव है? वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट कि ये अलाइव है क्योंकि हमने उनको सांस लेते हुए देखा है। वट अबाउट प्लांट्स? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? We see them green, some of us will say, but what about plants that have leaves of colors other than green? देखिए, we all know that कि जो green plants है वो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। बट उन प्लांट्स के बारे में क्या है जिनका कलर ग्रीन से अलग होता है? सो दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल से। In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive। कि कुछ मूवमेंट है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल कह दिया है कि ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ हो रही है तो इसकी वजह से ये किसी ऑर्गेनिज्म को हमने बोल दिया कि इट इज स्टिल अलाइव। And there are also some animals that can really breathe without visible movement. So using visible movement as the defining characteristics of life is not enough. So we cannot say that कि कुछ अगर हमें एक्टिविटीज दिख रही हैं जो कि विजिबल है, उनके बेसिस पे ये कहना कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स अलाइव है एंड वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नॉट अलाइव इज नॉट अ good criteria, or we can say that good example. So movements over very small scales will be invisible to the naked eye. Movement of molecules, for example, movements over very small scales will be invisible। जैसे हमारी बॉडी के अंदर molecular movement होता है, so it is not visible to naked eye. So if we ask this question to professional biologists, they will say yes, in fact वायरसेस की अगर हम बात करें, वायरसेस कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। इसका मतलब क्या है? एक वायरस है अगर, तो वायरस अगर वो बॉडी के बाहर है, होस्ट की बॉडी के बाहर है, तो ये इसको हम बोलेंगे कि वायरस अलाइव है। बट अगर ये वायरस जो है वो होस्ट की बॉडी के अंदर जाके ही ये अपने आप को अलाइव शो करेगा, एंड दैट इज पार्टली वाई देर इज अ कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। सो या सो वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? क्यों ज़रूरत होती है मोलिकुलर मूवमेंट्स की? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होता है उनका। दे कैन हैव टिश्यूज, टिश्यूज के पास सेल्स होती है, एंड सेल्स के पास सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं, एंड सो ऑन। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, दिस ऑर्गेनाइज ऑर्डर नेचर ऑफ द लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि मोलिकुलर मूवमेंट्स होते हैं। मोलिकुलर मूवमेंट्स क्यों ज़रूरी है लाइफ के लिए? प्रीवियस चैप्टर में हमने या क्लासेस में हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेल ऑर्गेनाइज्ड
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, और आपने देखा होगा कि हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। सो वी कैन से दैट कि लेबर ऑफ डिवीजन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। यहाँ पे क्या होता है कि टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज में फिर क्या होते हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज, देन टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल्स वो एक फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। सेल्स के पास भी कुछ स्मॉल छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल जैसे सेल्स के अंदर ऑर्गेनेली होती है, एंड उसके बाद सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, एंड ऑर्गेनेलीज के बाद फिर डीएनए, डीएनए की अगर हम बात करें, जो कि जिसको डीऑक्सी एसिड भी बोलते हैं। And because of the effects of the environment, this organized order nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. तो यहाँ पे क्या होता है कि इन्वायरमेंट का इस पे क्या होता है, इफेक्ट होता है। इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर नेचर होता है लिविंग स्ट्रक्चर्स का, ये क्या होता है, जैसे जैसे टाइम होता है तो ये इट कीप्स ऑन ब्रेकिंग डाउन। सो अगर ऑर्डर्स ब्रेक डाउन करता है, ऑर्गेनिजम्स जो है विल नो लॉन्गर बी अलाइव, तो जिसको हम नेचुरल डेथ भी बोलते हैं। तो नेचुरल डेथ कैसे होती है, नेचुरल डेथ होती है कि जैसे 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 एजिंग होती है, तो जो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो ब्रेक डाउन करता है। So living creatures must keep repairing and maintaining their structures since all these structures are made up of molecules. अब ये molecules के बने होते हैं, so they must move molecules around all the time. हमारी जो लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सेल के अंदर आप देखोगे कंटिन्यूसली मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ, और जब ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होना बंद हो जाए, तो फिर हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स अलाइव नहीं है। सो मेंटेनेंस प्रोसेसेस क्या होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, देखिए व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो जैसे कि मेंटेनेंस फंक्शंस जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इट मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। मेंटेनेंस फंक्शन कब ख़त्म होता है, एक ऑर्गेनिजम्स की डेथ के साथ ही वो जो मेंटेनेंस फंक्शंस होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। मेंटेनेंस प्रोसेसेस पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है। इवन जब हम सिर्फ बैठे हैं, वी आर जस्ट सिटिंग इन अ क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट asleep, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। प्रोसेसेस जो एक साथ परफॉर्म करती है, दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस, इनको क्या बोला जाता है, हम इनको बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, तो क्या होता है, ये जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस होती हैं, ये क्या करती हैं, डैमेज को रोकती हैं, ब्रेक डाउन को रोकती है, एंड इसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी आती है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से बाहर, तभी हम फूड खाते हैं। वाई डू वी ईट फूड, वी ईट फूड ताकि हमें उस फूड से एनर्जी मिल पाए। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस जो कि ट्रांसफ़र कर पाए एक सोर्स ऑफ एनर्जी को फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड, प्रोसेस जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन, वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। अगर बॉडी साइज जो होता है ऑर्गेनिजम्स का ग्रो कर रहा है, तो एडिशनल रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत होगी। सिंस जो लाइफ होती है अर्थ पे, वो डिपेंड्स करती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। ये जो ज़्यादातर जो फूड सोर्सेज होते हैं, हमने देखा है कि ये भी कार्बन बेस्ड ही है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फिर क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। मतलब क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कार्बन बेस्ड फूड पे ही डिपेंडेंट है, कार्बन बेस्ड फूड को ही यूटिलाइज करते हैं। और इन कार्बन जो कॉम्प्लेक्सिटी जो है इन कार्बन सोर्सेस की, उसके बेसिस पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, यूज़ करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल
प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस होती हैं न्यूट्रिशन को लेने की, वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरह की होती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कार्बन मॉलिक्यूल्स के कॉम्प्लेक्सिटी पर. सो आउटसाइड सोर्स जो है एनर्जी का could be quite varied since environment is not under the control of the individual organisms. ये जो सोर्सेज होती हैं एनर्जी की, देयरफॉर हमें इनको क्या करना है, इनको ब्रेक डाउन करना है और built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy. तो ये जो सोर्सेज होती हैं एनर्जी की, इनको हमें ब्रेक डाउन करना है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में और बिल्ट अप इन द बॉडी, एंड फाइनली हमको इसको कन्वर्ट करना है एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए, जो कि हमने देखा था, जिसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की ज़रूरत होती है फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स. देखिए, हर किसी चीज़ को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम अपनी चीज़ों को मेंटेन करके ना रखें तो क्या देखेंगे आप, वक्त के साथ साथ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. सो हमें इसी तरह से हमारी बॉडी को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है. एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो. फॉर दिस एक सीरीज होती है केमिकल रिएक्शंस की, बॉडी में नेसेसरी है. ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस are some of the most common chemical means to break down molecules. तो molecules को जब break down करना है तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं, मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स है जिससे मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है. फॉर दिस बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को, जो कि कहाँ से आता है, ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration. तो respiration में यहाँ पे देखिए आप breathing और प्लस डाइजेशन, दोनों प्रोसेस मिलके क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है. रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को ले रहा है बॉडी के बाहर से एंड यूज़ कर रहा है इसको किसमें, फूड की जो सोर्सेज है उसके ब्रेक डाउन में, ताकि जो सेलुलर नीड्स है उसको मीट किया जाए. एंड इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. अगर हम बात करें उन ऑर्गेनिजम्स की जो कि सिर्फ सिंगल सेल के बने होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होता फूड लेने के लिए या फिर गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए या फिर जो वेस्टेज बन जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए, बिकॉज उनका जो एंटायर सरफेस होता है ऑर्गेनिजम्स का वो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है. बट क्या होता है, अगर ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, साइज इंक्रीज हो जाता है, जैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, हम ह्यूमंस की बात करें, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में जितनी भी सेल्स हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ, तो यहाँ पे जो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो मीट नहीं कर पाएगी सारी सेल्स की रिक्वायरमेंट को. हमने देखा है पहले भी कि कैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स के, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के वेरियस बॉडी पार्ट्स के पास स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होता है. Body parts have specialized in the functions, they स्पेशल फंक्शन होता है, तो वो यहाँ पे हर एक फंक्शन का एक स्पेशलाइजेशन होता है. वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन in the body of the organism. So it is therefore not surprising that uptake of food, of oxygen will also be the function of specialized tissues. However, ये एक problem pose करता है since food and oxygen are not taken up at one place in the body of the organisms while all parts of the body need them. तो food जो होता है and oxygen एक parts में टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. जैसे हम जानते हैं हमारा जो फूड का जो डाइजेशन होता है वो एक्चुअली में हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा से, शुगर का डाइजेशन. तो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, एक पर्टिकुलर ऑर्गन में यहाँ पे क्या होगा, food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism.
लेकिन इस फूड को जो एक पर्टिकुलर उसमें गया है, एक पर्टिकुलर प्लेस में गया है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, इसको अब कहाँ पे जाना है, सारे पार्ट्स में जाना है, क्योंकि सारे पार्ट्स में जितनी भी सारी सेल है, सारी सेल्स को हमारे बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है एनर्जी की। सो दिस सिचुएशन क्रिएट्स करता है एक नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब हम अगर बात करें कि एक क्वेश्चन बन जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड क्यों बनी है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की नीड इसलिए बनी है क्योंकि हम जो फूड ले रही हैं बाहर से, ऑक्सीजन ले रही हैं, वो एक ही प्लेस पे जाता है और फिर एक प्लेस से वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के हर एक सेल में, हर एक सेल में ये जाता है। सो जब केमिकल रिएक्शंस फिर क्या करता है, यूज़ करता है कार्बन सोर्स को एंड ऑक्सीजन को एनर्जी जनरेशंस। तो कार्बन सोर्स को यूज़ कर लिया, जैसे कि C6H12O6 विच इज़ कार्बोहाइड्रेट, विच इज़ actually not carbohydrates, yeah, carbohydrates, glucose, which is glucose, carbohydrates, and the oxygen for energy generation। तो यहाँ पे फिर उसमें एक बाई प्रोडक्ट्स भी क्रिएट होंगे that are not only useless for the cells of the body but could even be more harmful। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे जिसमें सेल यूज़ कर रही है कार्बन सोर्स को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को एंड ऑक्सीजन को एनर्जी जनरेट करने के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ही सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होता है, इसमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो यूजलेस भी है हमारी बॉडी के लिए और हार्मफुल भी हो सकते हैं। सो ये जो वेस्ट होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स, इनको हमें रिमूव करना है बॉडी से। एंड एक्सक्रीशन की यहाँ पे एक प्रोसेस आती है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस से ही इनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अगेन, इफ़ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी, अगर हम बात करें बेसिक रूल्स की फॉर बॉडी डिज़ाइन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, स्पेशलाइज टिश्यू होता है एक्सक्रीशंस के लिए, which means that के transportation system will need to transport waste away from cells to this excretory tissues। और ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही काम कर रहा है वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीटरी टिश्यूज में भेजने का। सो लेट अस कंसिडर these various processes so essential to maintain life one by one। Question number 1 is, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? Yeah, Rahul, correct answer. Diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human, because multicellular organisms में क्या होता है, वी हैव कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है एंड जितनी भी सेल्स होती हैं वो, वेरी गुड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? क्या क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे डिसाइड करने के लिए कि कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव है, नहीं है? या प्लीज़ जल्दी जल्दी अपना आंसर बताइए। या राहुल, निशा, ओके। सो क्राइटेरिया जो हम डिसाइड करते हैं ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं लाइफ मेंटेनेंस, कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो मेंटेनेंस जॉब्स को परफॉर्म करते हैं। वेरी गुड। क्या क्या आउटसाइड रॉ मटेरियल्स होते हैं जो यूज़ करता है ऑर्गेनिजम्स? ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। सो व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जो एसेंशियल होती हैं? यस, लाइफ प्रोसेसेस तो होती हैं, बट लाइफ प्रोसेसेस में कौन सी प्रोसेसेस? जैसे न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशंस, ठीक है, ये सब होगा। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशंस के बारे में। सो स्टार्ट करें। ओके। सो जब हम वॉक करते हैं या फिर हम एक बाईसाइकिल को राइड करते हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी apparent activity
energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. This source of energy and materials is the food we eat. Okay. हाँ, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड. ओके. सो जब हम वॉक कर रही हैं या फिर बाईसाइकिल को राइड कर रही हैं, हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं. इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, एनर्जी की हमेशा से ज़रूर नीड होती है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें मेंटेन करना पड़ता है स्टेट ऑफ ऑर्डर को. हमारी बॉडी में एक ऑर्डर होता है, एक स्टेट होती है ऑर्डर की, उसको हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है. वी ऑल्सो नीड मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो. एंड एनर्जी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. एंड हमें क्या ज़रूरत होती है, मटेरियल्स की ज़रूरत होती है बॉडी के बाहर से, ताकि हम ग्रो कर पाए, डेवलप कर पाए. प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है इवन, and other substances needed in the body. This source of energy and materials is the food we eat. Yes. या हम प्रोटीन, चिकन हम क्यों खाते, चिकन हम खाते हैं कि प्रोटीन हमें मिल पाए, राइट, आउट बाहर से हमें प्रोटीन मिल पाए. और कुछ प्रोटीन जो है वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. डीएनए टू आरएनए, आपने वो पढ़ा होगा, डीएनए टू आरएनए, DNA to DNA replication, transcription and translation. Yes. Yeah, that is different topic. We will study in different lecture. Okay. So how do living things get their food? हाँ, प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से. वेरी गुड. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? General requirement for energy and materials is common in all the organisms, but it is different. It is fulfilled in different ways. बिल्कुल, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर एक ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, बट इसका जो फुलफिलमेंट होता है डिफरेंट वेज में होता है. डिफरेंट वेज में क्यों होता है, क्योंकि हर एक जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट होता है, राइट. फॉर एग्जांपल, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, तो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ही ये जो फुलफिलमेंट होता है ये डिफरेंट होता है. कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड मटेरियल्स को यूज़ करते हैं. कहाँ से लेते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से. किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. आपने बिल्कुल सही कहा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूटिलाइजेशन होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. इन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं. ऑटोट्रॉफ्स में हमारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं. और देखिए, ग्रीन प्लांट्स तो हम सब बोलते हैं, बट बैक्टीरिया भी होते हैं. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या होना होता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है सिंपलर वंस में, बिफोर दे कैन बी यूज फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. यस, जैसे कि हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या होना पड़ता है, सिंपलर वंस में ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तभी तो हमारे यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस है. सो वाई डू वी नीड टू डाइजेस्ट फूड. हाँ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है सिंपलर वंस में. और डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, हमारे माउथ में ही. सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज, जो कि सिक्रीट करता है सलाइवा को, विच एक्ट्स ऑन शुगर. वेरी गुड. सो टू अचीव दिस ऑर्गेनिजम्स, इसके लिए बायोकैटलिस्ट भी यूज करते हैं, जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं. दस हेटरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं हमारे एनिमल्स एंड फंजाई. एनी क्वेश्चन? ओके. यस, इनऑर्गेनिक सोर्सेज, बिल्कुल. कार्बन, इनऑर्गेनिक सोर्सेज में हमारा क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इनऑर्गेनिक में हमारा क्या आ जाता है,
ये सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं जो कि प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं. ओके. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. जैसे नाम से पता चल रहा है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब फूड. सो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो होती है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, वो किससे फुलफिल होती है? फोटोसिंथेसिस से. फोटोसिंथेसिस ही एक तरीका होता है जिससे क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसका फुलफिलमेंट होता है. इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स सब्सटेंसेस को लेते हैं अपनी बॉडी से बाहर एंड उनको फिर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किस में? स्टोर्ड फॉर्म्स में ऑफ द एनर्जी. और जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? टेल मी. ओके, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ऑटोट्रॉफ्स पे, हेटरोट्रॉफ्स में, वो कौन कौन सी फॉर्म में स्टोर होती है? यस, ये होती है स्टार्च की फॉर्म में. प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? एक्स्ट्रा जो फूड होता है, एनर्जी, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. एंड अगर हम बात करें हेटरोट्रॉफ्स की तो यहाँ पे हो जाता है ये ग्लाइकोजन में. सो दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. फिर उसको क्या होना होता है, कन्वर्ट होना पड़ता है कार्बोहाइड्रेट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अब आप ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेसिपी है, ठीक है, ये इट इज, देखिए खाना बन रहा है. सो प्लांट्स आर कुकिंग फूड फॉर देमसेल्व्स. तो यहाँ पे क्या होता है, हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है? वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स, राइट. वी मतलब प्लांट्स. प्लांट्स को किसकी ज़रूरत पड़ती है? कार्बोहाइड्रेट्स की एंड पानी की. एंड पानी के बिना तो कोई भी खाना नहीं पक सकता. कार्बोहाइड्रेट्स, यस, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाता है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की. सनलाइट क्या है? इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. एंड क्लोरोफिल, सनलाइट मतलब सोलर एनर्जी. खाना बन रहा है सोलर एनर्जी में, राइट. एंड क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. सो कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज हो जा, कार्बोहाइड्रेट्स फिर क्या होते हैं, आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट. फिर इस कार्बोहाइड्रेट से प्लांट्स को एनर्जी मिलती है. वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन. कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, उनको फिर स्टोर किया जाता है स्टार्च की फॉर्म में, जो कि सर्व करता है एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स टू बी यूज्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स. समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस ऑल्सो, जहाँ पे कुछ एनर्जी जो होती है, जो डिराइव्ड होती है फूड से, जो हम खाते हैं, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है. ना ये एक रिएक्शंस है फोटोसिंथेसिस का. तो यहाँ पे 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स है एंड 12 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है. क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. एंड सनलाइट, तो यहाँ पे हमें ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा और पानी मिलेगा. अब ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है, इसी की वजह से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे जिंदा है. बेसिकली कौन से ऑर्गेनिजम्स? जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, राइट. सो लेट अस सी नाउ, सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. 3 यहाँ पे इवेंट्स हो रही हैं, 3 प्रोसेसेस हो रही हैं. पहला जो है, सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लाइट एनर्जी का, क्लोरोफिल से, विच इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट. ग्रीन लीव्स का जो कलर ग्रीन होता है, ये किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से.
अब जब एब्जॉर्प्शन हो गया तो फिर इस लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका पानी के मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। आफ्टर दैट रिडक्शंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का टू कार्बोहाइड्रेट्स। या अक्षिता, यू आर आस्किंग व्हाट इज रिडक्शन? ओके, देखिए दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शंस हो रहा है। इट मीन्स दैट कि ऑक्सीजन एटम जो है वो यहाँ से बाहर जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। रिड्यूस होके क्या बन रहा है वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रिडक्शन होके क्या बन रहा है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट के जो प्लांट्स है कार्बन डाइऑक्साइड रात में ही ले लेते हैं एंड प्रिपेयर करते हैं एक इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो ये सिर्फ कहाँ पे होता है, उन प्लांट्स में जहाँ पे, उन एरिया में जहाँ पे पानी की बहुत स्कैरसिटी होती है, जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स में रात में ही वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने ले लिया और फिर उसमें एक इंटरमीडिएट को प्रिपेयर करेंगे। इंटरमीडिएट प्रिपेयर होके विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। क्लोरोफिल जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट एनर्जी को, फिर इंटरमीडिएट उस पे, इंटरमीडिएट पे वो चीज एक्ट करती है, एनर्जी एक्ट करती है। So let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही हैं क्रॉस सेक्शन को ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, जो कि फिगर 5.1 में है, सो आप नोटिस करोगे कि कुछ सेल्स हैं जहाँ पे ग्रीन कलर की आपको डॉट्स दिखाई देंगी। दीज ग्रीन डॉट्स, इनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, जहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ओके, नाउ इस तरह ये क्रॉस सेक्शन है लीफ का। सो दिस इज अ लीफ, ये वाला पोर्शन मिड रिब है एंड दिस इज लेमिना, या फिर इसको हम लीफ ब्लेड के नाम से भी जानते हैं, इसको जानते हैं वेन के नाम से। उसके बाद हम यहाँ पे वैक्सी क्यूटिकल, दिस इज वैक्सी क्यूटिकल, देन वी हैव दिस अपर एपिडर्मिस, यहाँ पे वी हैव दिस क्लोरोप्लास्ट, एयर स्पेसिस, गार्ड सेल्स एंड लोअर एपिडर्मिस, टोस सेक्शन ऑफ अ लीफ। सो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डायग्राम है इसको पूछा ही जाता है एग्जाम में, और ये जो फोटोसिंथेसिस है ये तो बिल्कुल पूछा ही जाता है, राइट। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स कैसे CO2 को ऑब्टेन करते हैं, क्लास 9th में हमने पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में। फिगर 5.3 में अगर आप देखोगे, यहाँ पे टाइनी छोटे छोटे आपको पोर्स दिखेंगे, जो कि लीव्स के सरफेस पे आपने देखे होंगे। जब आपने लीव्स को तोड़ा होगा तो यू विल ऑब्जर्व कि वहाँ पे छोटे छोटे उसके सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज वो यहीं पे होता है, इन्हीं लीव्स में होता है, इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है फोटोसिंथेसिस के पर्पस के लिए। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ नोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक्सचेंज जो होता है गैसेस का, ये कहाँ पे होता है, इट अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। ऐसा ही नहीं है कि गैसेस का एक्सचेंज सिर्फ लीव्स में होता है, ये रूट्स में भी होगा, स्टेम्स में भी होगा एंड लीव्स में भी होगा। अच्छा, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, आपने अगर रूट्स को देखा होगा, एक जब आप अपने प्लांट्स को पानी देते हैं तो आपने छोटे छोटे बबल्स देखे होंगे। तो यहाँ पे बबल्स क्या इंडिकेट कर रहा है, बबल्स यहाँ पे इंडिकेट कर रही हैं कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट टाइम आप ऑब्जर्व करना। All right, so since large amount of water can also be lost, okay, तो स्टोमेटा
लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर उसका लॉस हो सकता है स्टोमेटा के थ्रू। प्लांट क्या करता है, इन पोर्स को क्लोज कर देता है जब जरूरत नहीं होती, व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी बात है, अगर नीड नहीं है तो इन पोर्स को क्लोज होना है, क्योंकि अगर ओपन ही रहेंगे तो गैसेस बिना मतलब जो एक्सचेंज होता रहेगा गैसेस का। सो ये जो ओपनिंग होती है क्लोजिंग होती है पोर की, एक फंक्शन होता है गार्ड सेल्स का। ठीक है, गार्ड वहां पे बैठा है, एक गार्ड सेल्स बैठी है, और वही क्या करती हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं। गार्ड सेल्स स्वेल कर जाती हैं जब पानी फ्लो करता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, स्टोमेटा का जो पोर है वो ओपन हो जाता है। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। अगर गार्ड सेल्स श्रिंक करती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पोर क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए देखिए, जब एक्सचेंज होता है गैसेस का तो यहाँ पे ये ये छोटे छोटे स्टोमेटा पोर्स है जो आपको लीव्स पे दिखाई देते हैं। ये ग्रीन कलर के जो पिगमेंट है, इट इज ग्रीन कलर का, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वी हैव दिस ग्रीन कलर पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। यहाँ पे हमारा ये स्टोमेटा के पोर्स होते हैं, और ये दोनों जो आप देख रहे हैं गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स अगर श्रिंक हो जाती है तो एक्सचेंज नहीं होता है गैसेस का। ओके, सो एक्सपेरिमेंट हम एक साथ करेंगे और वो हम बाद में करेंगे चैप्टर के लास्ट में। सो बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अबव कैन बी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट कैसे ऑटोट्रॉफ्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। बहुत दूसरे रॉ मटेरियल्स की भी तो नीड होती है। पानी जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, ये कहाँ से होता है, सॉइल से होता है। एब्जॉर्प्शंस कहाँ पे होगा, सॉइल से। और ये कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में। अदर मटेरियल्स जो होता है जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी सॉइल से ही प्लांट्स लेंगे। नाइट्रोजन क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स होता है जो कि किस में हेल्प करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में। नाइट्रोजन किस में हेल्प करता है, एलिमेंट है जो कि यूज होता है, हेल्प नहीं यूज होता है प्रोटीन्स के सिंथेसिस में, और इससे दूसरे कंपाउंड्स भी बनते हैं। सो नाइट्रोजन कहाँ से लिया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स, और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, बैक्टीरिया होते हैं कुछ जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और ये पैदा ही इसलिए होते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर पाए। ओके, सो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और दूसरा इनऑर्गेनिक अगर हम बात करें तो वो नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स होता है, एंड अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसके बाद हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।